अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाइल्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बवासीर। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है कि अक्सर हम भारतीयों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और भी देशों में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर हम लोग सुनते हैं बवासीर या पाइल्स या हेमोरॉइड्स। और ये इतनी कॉमन बीमारी है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान रहते हैं और वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पा लें, कैसे इससे हमें छुटकारा मिल जाए और कैसे हमारे सिम्टम्स जो हमें तकलीफ़ हो रही है वो ठीक हो जाए। पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स होता क्या है कि जो रेक्टम होती है उसके अंदर जो बेन्स रहती है, बेन के अंदर जो है सूजन आ जाती है। उन बेन के अंदर जो सूजन आ जाती है और जैसे सूजन आ जाती है, इसको ही हम बोलते हैं पाइल्स या फिर बवासीर। पाइल्स आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है और पाइल्स आपका जो है इंटरनल भी हो सकता है। यानी एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकता है, इंटरनल पाइल्स भी हो सकता है। और एक पाइल्स होता है थ्रम्बोज्ड पाइल्स, यानी कि वहाँ पर जो है क्लॉटिंग बन जाती है। तो इन जो एक्सटर्नल पाइल्स है और जो इंटरनल पाइल्स है, यानी कि जो बवासीर है, इनके जो है लक्षण होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। मैं पहले आपको बताऊंगा जो एक्सटर्नल पाइल्स रहता उसके क्या सिम्टम्स जो है मरीज़ को देखने को मिलते हैं, मरीज़ क्या बताता है उनके बारे में। तो एक्सटर्नल पाइल्स का सिम्टम ये है कि उसके अंदर जो है ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आता है और एक तरीके से पेन, एक तरीके से डिस्कम्फर्ट होता है। और एक एनस रीजन में क्या होता है कि ईचिंग वगैरह होती है, खुजलाहट जैसी लगती है एक्सटर्नल पाइल्स में। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सटर्नल पाइल्स में देखने को मिलती है। और अब बात कर लेते हैं जो है इंटरनल पाइल्स के जो सिम्टम्स रहते हैं, इंटरनल पाइल्स के जो लक्षण रहते हैं। इंटरनल पाइल्स एक्चुअली होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन क्रिएट नहीं करते इंटरनल पाइल्स। और इंटरनल पाइल्स मतलब देखने को आपको नज़र नहीं आते हैं, इंटरनल पाइल्स आपको देखने से नज़र नहीं आते हैं और इंटरनल पाइल्स आपको एहसास भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करते हैं। और जब ये दिक्कत क्रिएट करते हैं वो थोड़ा सा कुछ स्ट्रेनिंग की वजह से, जैसे लैट्रिन करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या फिर लैट्रिन करते वक्त कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं जिसे बोलते स्ट्रेनिंग, उसकी वजह से अगर इसमें कुछ सिम्टम देखने को मिलता भी है वो ये होता है एक तरीके से पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होती है, दर्द नहीं होता है, ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग ऐसी होती है जैसे कि आपकी जो टॉयलेट की शीट रहती है वहाँ पर जो है फ्रेश ब्लीडिंग होगी। आप लैट्रिन में जाएंगे, आप स्टूल पास आउट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब ब्लड जो है, फ्रेश ब्लड जो है टपक रहा है, थोड़ा वो टपकता है, फ्रेश ब्राइट रेड एक लाल कलर का फ्रेश ब्लीडिंग जो है टपकती है। टिश्यू पेपर में भी लग सकती है, टॉयलेट सीट पर भी गिर सकती है। तो इस तरीके का सिम्टम जो है, लक्षण जो है आपको इंटरनल पाइल्स में आपको देखने को मिलता है। तो जो थ्रम्बोज्ड पाइल्स होता है, यानी कि थ्रम्बोज्ड एक्सटर्नल पाइल्स में होता क्या है, कभी कभी जो क्लॉटिंग हो जाती है, एक थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। थ्रम्बोस जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, क्लॉटिंग बन जाती है, एक थक्का सा बन जाता है। वहाँ जब ये थक्का बनता है तो मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन मरीज को लगता है और एक तरीके से सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और एक तरीके से एनल रीजन में पेशेंट को क्या है, एक लंप सा बन जाता है, लंप सा बन जाता है। जैसे ऐसा लगता है कोई बॉल जो है, एक बेट जो है, बॉल रखी हुई है एक तरीके से गोल, एक कुछ भारी सा रखा हुआ है एनल रीजन में। इस तरीके की लंप सेंसेशन वाली जो है एनल रीजन में एक तरीके से फीलिंग आती है और ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है, सीवियर पेन होता है। तो इसमें जो है इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं इसके कारण। कारण क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, पाइल्स बवासीर इतनी कॉमन बीमारी है, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैली हुई है बीमारी, बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ में ये है कि जैसे हम जानते हैं इसकी जो है, इसकी पैथोलॉजी है क्या, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। जैसे जो हमारी रेक्टम होती है उसके अंदर जो वेन्स रहती हैं, जब जब उन वेन्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वेन्स के अंदर क्या है, स्वेलिंग आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। और उस प्रेशर की वजह से, स्वेलिंग की वजह से वेन्स क्या है, बल्ज आउट हो जाती हैं, यानी कि बाहर की तरफ पुश आउट हो जाती हैं, बाहर पुश हो जाती हैं। और कभी कभी स्वेलिंग हो जाती हैं, यानी कि बाहर भी दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि पाइल्स होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं बवासीर होने लगता है।
इसकी जो प्रमुख वजह है, यानी कि जो मेन वजूहात हैं, वैसे तो एक वजह इसकी ये भी मानी जाती है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, कुछ लोगों में इसकी टेंडेंसी रहती है, पाइल्स की टेंडेंसी रहती है, बवासीर होने का जो फैमिली टू फैमिली रन करता है, उनकी फैमिली में थोड़ा सा पाइल्स रहता है, मतलब टेंडेंसी रहती है वहाँ पर। और जो एक रीज़न ये है जो मैं बताया, मुख्य रीज़न ये है कि स्ट्रेनिंग मतलब बोलते हैं, जैसे कुछ लोग टॉयलेट में गए और उनको टॉयलेट हो नहीं रही तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, और ज़ोर लगाने की वजह से रेक्टम यानी कि एनल रीजन के अंदर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है पेन्स के अंदर, और वही जो है पाइल्स का रूप धारण कर लेती है, उसी को हम पाइल्स बोलते हैं। एक तो हो गया स्ट्रेनिंग, और एक कारण होता है कि मतलब ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं, ओबेसिटी की वजह से भी जो है पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर एक कारण ये होता है कि अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल क्या है, जब प्रेग्नेंट होती है, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो बेबी का जो वेट होता है, उस वेट की वजह से थोड़ा सा प्रेशर एनल रीजन में पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है। और एक कारण होता है कि क्रॉनिक डायरिया या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि बहुत लंबे समय से आपको क्रॉनिक डायरिया है, या आप जो है एक कॉन्स्टिपेशन यानी कि जिसे बोलते हैं कब्ज़ की बीमारी से पीड़ित हैं, आपको कब्ज़ बनी रहती है, लैट्रिन जो है सख्त आती है, तो ये इसके बाद ये जो है पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पाइल्स बढ़ने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक रीज़न ये होता है कि हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, तब भी आपको जो है पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक कारण ये होता है कि मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं आप, और एक वाटर इनटेक भी आपका कम है, पानी भी कम पीते हैं, और जो डाइट होती है फाइबरस डाइट में फ़ाइबर की कमी रहती है, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट के अंदर, खाने के अंदर फाइबर की कमी रहती है, तब भी पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक कारण होता है कि सिटिंग फॉर लॉन्ग इंटरवल, अगर लॉन्ग पीरियड, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप जो है टॉयलेट के अंदर समय बिताते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा देर वक्त देते हैं टॉयलेट के अंदर, और कुछ लोग तो क्या करते हैं वहाँ पर बीड़ी पीने लगते हैं, कुछ लोग जो है न्यूज़ वगैरह अखबार वगैरह पढ़ने लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम देना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना भी पाइल्स का जो है कारण बनता है। और एक कारण बनता है कि एनल इंटरकोर्स, कुछ लोग क्या है एनल इंटरकोर्स भी करते हैं, या कुछ लोग होमोसेक्सुअल भी हो रहते हैं, तो एनल इंटरकोर्स करने की वजह से भी जो है पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर के बारे में यही कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, जो मसल्स रहती हैं यानी कि जो बेन्स रहती हैं, जो टिश्यू रहते हैं जो बेन्स को होल्ड करते हैं या पकड़ते हैं, उनकी जो स्ट्रेचिंग मतलब उनकी जो पावर होती है वो घट जाती है, और इस तरीके से क्या होता है कि आपको पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जब फीमेल जो है प्रेग्नेंट रहती हैं, मैंने बताया जब प्रेग्नेंट रहती हैं तो उस समय जो बेबी का वेट होता है वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है एनल रीजन में, तब भी आपको जो है पाइल्स होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, और ओल्डर एज में भी चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब ये जो, वैसे तो पाइल्स के हिमोरॉइड्स के कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ जब ब्लीडिंग पाइल्स रहते हैं, जब पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खून जो है निकलता है, बहता है, तो पेशेंट को क्या होता है, एनीमिया के लक्षण जो है आने लगते हैं। एनीमिया मतलब ब्लड लॉस हो जाता है, जो आरबीसीज रहती है उसकी जो है तादाद बॉडी में जो होती है घटने लग जाती है, तो एनीमिया हो जाती है। एनीमिया आपको कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है। और आपको एक बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हीमोरॉइड्स का मतलब ये होता है, कभी कभी जो एक्सटर्नल पाइल्स रहते हैं, वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और ब्लड सप्लाई जब कट ऑफ हो जाती है तो वहाँ पर जो है एक अजीब सा पेन और एक तरीके से डिस्कम्फर्ट होता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी मरीज को होती है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन बन जाती है। और एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि ब्लड क्लॉट जैसे बोलते थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर मैंने बताया कि जैसे थ्रोम्बोस्ड पाइल्स हम बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है
कि एक तरीके से एक थक्का सा बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं होता लेकिन पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जब ये कंडीशन बन जाती है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है और कभी कभी इसको ड्रेन भी करना पड़ता है, एक तरीके से ड्रेन भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है इस कंडीशन में। तो ये जो है 3 इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब बात करते हैं सबसे फेवरेट इस वीडियो के पार्ट में, जिसका नाम है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करें, प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे हम इसको प्रिवेंट करें, कैसे हम इसको रोकें। तो प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो स्टूल है, यानी कि जो आपकी लैट्रीन है, स्टूल है, जो हम मल त्याग करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टूल है वो टाइट ना हो, वो टाइट ना हो, वो ड्राई ना हो, वो सूखे नहीं। वो टाइट होगा, ड्राई होगा, सूखेगा और उसको निकलने में जब दिक्कत होगी, उसके निकलने के बाद से क्या होगा, जो हेमोरॉइड्स होते हैं, जो पाइल्स रहते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आएगा, सूजन आएगी और जब ड्राइनेस होगी उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से स्टूल को जो है ड्राई नहीं होने देना है, सूखने नहीं देना है। और इसके कई सारे तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि आपको जो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, आप पानी कम पिएंगे तो ड्राइनेस बढ़ेगी। पानी ज़्यादा पिएंगे तो आप पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा, आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहेगा और जब स्टूल सॉफ्ट रहेगा उसको पास आउट करने में आपको आसानी होगी, तब आपको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स बनने के चांसेस जो है घट जाएंगे। और दूसरा इसका जो प्रिवेंशन का तरीका है वो ये है कि ईट हाई फाइबरस डाइट। हाई फाइबरस डाइट वो होती है जिस डाइट के अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नेचुरली तौर पर डे एक इंसान को 20 से 30 ग्राम जो है फाइबरस डाइट का इंटेक करना चाहिए। फाइबरस डाइट जो है 20 से 30 ग्राम लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग इस बिजी लाइफ के अंदर 20 से 30 ग्राम फाइबरस डाइट नहीं ले पाते हैं और जब फाइबरस डाइट नहीं ले पाते हैं तो उससे जो है बल्क अमाउंट में जो है स्टूल सही से नहीं बन पाता है और जिसकी वजह से एक तरीके से ड्राइनेस और टाइट जो है स्टूल पास आउट होता है और जो है पाइल्स की कंडीशन बनती है। तो हमें चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर हमको जो है फाइबरस डाइट का जो है इंटेक बढ़ाना होगा। इसमें कि बहुत ज़्यादा सारे फ्रूट्स हो गए, सभी फल हो गए और उसके अंदर जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, सारी सब्जियां हो गई, ग्रेन्स हो गई जैसे सोयाबीन वगैरह या फिर जैसे हम बोलते हैं राजमा वगैरह की सब्जियां हो गई। इस तरीके से जो रेशेदार सब्जियां रहती हैं, इन सब्जियों की तादाद जब अपने खाने के अंदर आप बढ़ाओगे तब उससे जो स्टूल बनेगा वो भी एक बल्क अमाउंट में बनेगा, उसको पास आउट करने में आपको आसानी होगी, ड्राइनेस नहीं होगी। कुल मिला के आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपकी जो स्टूल है आपको उसको टाइट नहीं होने देना है। आपको फाइबर सप्लीमेंट को कंसीडर करना है। अब जैसे मैंने बताया कि 20 से 30 ग्राम पर डे हमको फाइबरस डाइट इंटेक करना चाहिए, लेकिन अगर हम इंटेक नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं ले पा रहे हैं, हम पूरी तरीके से बिजी हैं या हमारी लाइफ में उस तरीके से डाइट का इंक्रीजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं या फिर जैसे कि वो फाइबरस डाइट में उसका सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। जब सप्लीमेंट लेते हैं तो सप्लीमेंट लेते समय अब जब फाइबरस डाइट का इंटेक बढ़ जाता है तो उनका जो पाइल्स रहता है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, जैसे ब्लीडिंग भी रुक जाती है और स्टूल भी जो है सॉफ्ट पास आउट होता है। लेकिन इसमें ये है, अगर आप जो है सप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि फाइबरस डाइट के आप सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो पानी ना ज़्यादा पीने की वजह से ये जो सप्लीमेंट रहते हैं ये जो है कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है। सप्लीमेंट लेते वक्त आपको पानी की तादाद जो है बढ़ानी पड़ेगी। और एक तरीका ये है कि डू नॉट स्ट्रेन। आपको स्टूल पास आउट करते वक्त, यानी कि जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो आपको स्ट्रेनिंग नहीं करना है, मतलब आपको ज़ोर नहीं लगाना है। अगर आप ज़ोर लगाएंगे प्रेशर पड़ेगा, वेंस के अंदर सूजन आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लीडिंग होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका पाइल्स भी बल्ज आउट होने के, बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्ट्रेनिंग नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। और एक इसका टिप्स ये है बचने का, प्रिवेंशन का एक तरीका ये है कि आपको जब अर्ज हो यानी कि जब एहसास हो, जब स्टूल यानी कि लैट्रिन लगने का जब सुबह हो, आपको एहसास हो, आपको लगे कि मुझे जो है वॉशरूम जाना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए, तो तुरंत आप चले जाएं। अगर आप वेट करेंगे तो आपका जो स्टूल है वो जो है ड्राई हो सकता है, टाइट हो जाएगा और उसके बाद निकलने में, पास आउट होने में मुश्किल होगी। उसके बाद क्या होगा, जब वो ड्राई हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो आप जानते ही हैं कि इन्फ्लेमेशन आएगा, सूजन आएगी और पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही आपको लगे आपको वैसे ही जाना है।
जैसे मैंने कारण में बताया था कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लोग बैठे रहते हैं, टीवी वॉच आउट कर रहे हैं, फास्ट फूड बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पेट फूला जा रहा है, तो ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। तो एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, और डेली एक्सरसाइज करते हैं रनिंग करते हैं, पानी पीते हैं, और अपनी डाइट के अंदर जो है सलाद वगैरह भी खूब जम के इस्तेमाल करते हैं, और डाइट एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका जो वेट है, जो ओबेसिटी मोटापा है, वो भी आपका कम हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है फिट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करना है प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, यानी पाइल्स की रोकथाम के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और एक टिप्स ये है कि आप मतलब टॉयलेट के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। बहुत ज़्यादा देर तक बैठने से, इस ट्रेनिंग करने से, जोर लगाने से आपकी जो मसल्स रहती हैं, जो आपके जो वेंस रहती हैं एनल रीजन के अंदर, रेक्टम के अंदर जो वेंस रहती है, उनके अंदर प्रेशर पड़ता है, वो बल्ज आउट होने जाती हैं, बाहर निकलने का खतरा बढ़ता है। तो इस ट्रेनिंग नहीं करनी है, बहुत देर तक टाइम उसमें बिताना नहीं है। और इस ऐसा करने से अगर आप ये 6-7 जो मैंने प्रिवेंशन के तरीके बताए हैं, इसको आप फॉलो करोगे, तो अगर आपको पाइल्स है तब भी उसकी टेंडेंसी घट जाएगी, उसके सिम्टम्स घट जाएंगे। हो सकता है आप एक नॉर्मल भी हो जाए, बिना दवा के ठीक हो जाए। कभी कभी किसी को 1 हफ्ते 4-6 दिन के लिए हो गया, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अभी 10-15 दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन प्रिवेंशन वाले जो टिप्स मैंने बताया और जो कारण बताए, इनको अगर आप समझ जाओगे और इससे बचने के जो उपाय मैंने बताए, इनको आप अगर करोगे, तो पाइल्स जो है काफ़ी हद तक आपका जो है आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि क्योर हो जाए, आपका पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाए, आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।